Hello guys. Most welcome to Progress 247. Today I am going to discuss about the number of physics questions, some more physics questions, and which questions are related to most CTAT and UPTET exam and SSC exam and other government जॉब examinations. ठीक है ना। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से एंड फिजिक्स के क्वेश्चन है जो CTET और UPTET SSC इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन डाले थे फिजिक्स पार्ट 5 है, ये फिजिक्स पार्ट 6 है, पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, ये आप सबको वॉच करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन तो समझते ही है ना, जैसे कि लिखा होता है फिजिक्स पार्ट 6 बाय गौरव शर्मा सर, तो उस पर कॉर्नर तीर का निशान बना होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से फिजिक्स के क्वेश्चन है जो कि यूपीटेट सीटेट वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको देख लीजिएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप हर क्वेश्चन को बड़ा आराम से देखिए, और जो उसको बेसिक टर्म्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता बेसिक्स, तो उसके लिए मैं जो है हर चैप्टर बाई चैप्टर लेके चलूँगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर दे, सेकंड चैप्टर दे, थर्ड चैप्टर, इस तरीके से मैं पूरे चैप्टर बाई चैप्टर लेके चलूँगा। बट अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी एग्ज़ाम, सीटेट, यूपीटेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं जो वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप हर वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, समझिए क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो देखिए इधर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। ठीक है, ये कौन सा है, मतलब जब पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण, जैसे मैंने किसी का चांटा मारा तो मेरा हाथ भी झंझनाता है कि नहीं झंझनाता। ऐसे हम किसी को ठोकर मारेंगे पत्थर को तो अपना पैर में भी झंझनाहट होगी। तो मतलब इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसे कहते हैं प्रकृतिक्रिया। तो आंसर हमारा क्या होगा, प्रतिक्रिया। जैसे मैंने किसी को चांटा मारा तो मेरा हाथ झंझनाएगा, मैंने किसी दीवार में घूसा मारा तब मेरे हाथ में लगेगी। ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये नियम जो है ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिमाण एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। जहाँ क्रिया होगी वहाँ प्रतिक्रिया भी होगी। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने के पीछे का जो कारण है वो क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, प्रतिक्रिया। ठीक है ना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये पूछ सकता है किस नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। ठीक है ना, क्योंकि होता है क्या है, उसके बराबर परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, कभी कोई पूछ सकता है किस नियम पर दिया गया, तो आप कहेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है, तो आप ये कहेंगे श्रेणी के सेकंड लीवर, श्रेणी के सेकंड लीवर का उदाहरण है ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही दिए जा रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन है अगला कि एक समान गति वाला पिंड, ऑप्शन दे रखा पहला त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित रहता है। ये गलत लिख गया, त्वरित होगा यहाँ पे भी, सी ऑप्शन में त्वरित। डी में एक समान वेग होता है। भाई होता क्या है, क्योंकि एक समान गति करने वाला पिंड त्वरित हो सकता है। आपने देखा होगा कि वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से कोई गति कर रहा है। ठीक है ना, आपको ये पता होगा जब वृत्तीय गति के पिंड की गति की दिशा हमेशा बदलती रहती है। देखो ये घूमेगा, इस तरीके से रोटेट करता है कि नहीं, ये जब घूमता रहेगा तो उसकी दिशा बदलती रहेगी। और वृत्तीय गति में पिंड पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्री बल कार्य करता है। और इस बल के कारण ही एक समान गति से वृत्तीय गति करने वाला पिंड त्वरण होता है, त्वरित होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, त्वरित हो सकता है। तो अपकेंद्री बल क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कि अपकेंद्र बल कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, वृत्तीय गति के पिंड की गति की दिशा बदलती रहती है, वृत्तीय गति में पिंड पर अपकेंद्रिक बल कार्य करता है। और एक होता है अपकेंद्रीय बल, ये तो अपकेंद्र बल हो गया। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि वृत्ताकार पथ पर केंद्र से
बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल पर एक प्रकार का जड़त्व बल होता है और इसे हम आभासी बल भी कहते हैं। एक होता है अवकेंद्र बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले, केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और अपकेंद्रीय बल को हम अपकेंद्रीय बल पर एक प्रकार का जड़त्व बल होता है और इसे आभासी बल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ठीक है ना, तो ये अपकेंद्रीय बल होता है। अवकेंद्रीय बल कि वृत्तीय गति में पिंड पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, तो अच्छा अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। एक वस्तु का, एक मिनट, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो द्रव्यमान क्या है? m पाया गया है यदि वही लिफ्ट a के त्वरण, एक्सीलरेशन जिसे बोलते हैं, एक्सीलरेशन के ऊपर जाने पर लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा। मतलब कह रहा है अगर ये a जो है ऊपर जाने पर लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप क्या होगा। आपको पता होगा जब व्यक्ति लिफ्ट में एक भौतिक तुला पर खड़ा है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? mg, जो कि नीचे की ओर कार्य कर रहा है। और व्यक्ति पर लगाया गया बल, मान लिया व्यक्ति पर लगाया गया बल n है। व्यक्ति पर लगाया गया बल कितना है? n है, जो कि ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर। ठीक है ना। जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर जाने पर, जब लिफ्ट a त्वरण से, तो इसके आगे का प्रोसीजर क्या, इतना हमने नोट कर लिया, इसके आगे बताते हैं आपको हम। फिर क्या होता है कि जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे तो उस स्थिति में क्या होता है? n माइनस mg बराबर ma। भाई n क्या है? बल है। m क्या है? मास, द्रव्यमान है। और g गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? ma प्लस mg हो गया। तो अब इसमें हम क्या करें? n बराबर m कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस जी। अब इसमें हम g का भाग दे देते हैं। जब g का भाग दे देंगे दोनों दिशाओं में, ठीक है, g का भाग दे देते हैं दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा? इतना n अपॉन जी बराबर m 1 प्लस a अपॉन जी। भाई समझ में आ रही बात? जी में अंदर ले जाऊं तो a अपॉन जी प्लस 1 हो जाएगा। ये तो मैंने 1 प्लस a अपॉन जी लिख लिया है इसको। ठीक है ना। देखिए एक बार और समझा देता हूं ढंग से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल तो mg है जो नीचे की ओर काम कर रहा है, और n क्या है? जो ऊपर की ओर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर मतलब ऊपर की ओर जाने लगे, a त्वरण से जैसी लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगे तो उस स्थिति में होता है क्या है कि n माइनस mg बराबर ma के। ठीक है ना, ma। ठीक, अब n बराबर क्या हो जाएगा? ma प्लस mg। तो n बराबर, इन दोनों में m कॉमन है तो m कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? a प्लस जी। अब हमने दोनों तरफ क्या किया? g का भाग दे देते हैं। इसमें भी g का भाग दे देती है और इसमें भी g का भाग दे दें। तो देखिए इधर, तो ये n अपॉन जी बराबर m, जी अंदर ले गए हम तो a अपॉन जी, एक मिनट, a अपॉन जी प्लस 1, ये कंडीशन हो गई। तो n अपॉन जी बराबर m ब्रैकेट में a अपॉन जी प्लस 1,
ठीक है, तो एन क्या चीज है, यहाँ पे बल है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण है, ठीक है ना, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो बल बराबर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि एन बराबर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एम जी हो जाएगा, अपॉन जी हो गया, बराबर एम ब्रैकेट में ए अपॉन जी प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ जी से जी कट गया, तो द्रव्यमान निकल आया एम। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होगा, एम ए अपॉन जी प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो मतलब द्रव्यमान जो होगा, मैंने क्या बोला, जब यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे तो व्यक्ति का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा आपका, एम ए अपॉन जी प्लस 1 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हमारा आंसर होगा, एम ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपॉन जी, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि एक प्रेक्षक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है। देखो, क्षैतिज परास आपको शायद पता हो, जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, क्षैतिज परास को हम आर से डिनोट करते हैं और जो अधिकतम ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं कि नहीं। तो उसने बोला है आपसे यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्षैतिज परास है, यहाँ पे जो क्षैतिज परास है वो है क्या। देखिए इधर, क्षैतिज परास हमारी आर है, अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, मतलब 4h हो गया ये। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई का कितने गुना है, वो 4 गुना है। ठीक है ना, देखिए इधर, तो क्षैतिज परास मेरा आर है, अधिकतम ऊंचाई का वो 4 गुना है, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी है, एच मान ली हमने। और आपको पता हो क्षैतिज परास का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो यू क्या चीज है, यू प्रक्षेप वेग है, यू क्या है, प्रक्षेपण वेग, यू को क्या कहते हैं हम, प्रक्षेपण वेग कहते हैं। और जी क्या है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। और हम एच कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, एच बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा h बराबर होता है। ठीक है ना, तो h तो अधिकतम ऊंचाई थी, और r हमारा क्या था, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। तो आपको ये चीज मैं बता दूं, देखिए इधर, u क्या चीज है, u है प्रक्षेपण वेग, प्रक्षेपण वेग है। ठीक है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, और बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इधर, तो r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैंने u बताया प्रक्षेपण वेग है, और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, अब 2 2 जा 4 हो गया है ना, 2 बार गया। अब हम क्या करेंगे, आप सबको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए इधर, अब यहां पे एक साइन थीटा तो एक साइन थीटा तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 कॉस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पे बचा क्या, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा के, है ना। अब एक बार बताओ, यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां इधर सॉल्व करूं, इसको ले जाके, तो ये बताइए, कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 1। भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1।
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 है। और जब टेन थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब सीधी सी बात है, यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना होता है तो प्रक्षेपण का जो कोण होता है वो 45 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखिए 2 2 4 कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर 1, और जब टेन थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर क्या होगा, 45। तो जो हमारा आंसर होगा इसका वो क्या होगा, 45। बी मेरा ऑप्शन होगा। क्लियर है कि नहीं? तो हर चीज को आप नोट करते रहे, पेन पेपर लेके बैठा करें, जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आने लगे। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। द्रव्य में चुंबकत्व के स्रोत नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन की कक्षीय कोणीय गति और इलेक्ट्रॉन की आंतरिक चुंबकीय संवेग होते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुलीय गति। भैया आपको पता होगा नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वर्क करते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं। तो आंसर क्या होगा, द्रव्य में चुंबकत्व का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वर्तुलीय गति। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है, समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है। किससे, समांतर रेखाओं से या समांतर लाइनों से, यह मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, समांतर लाइनों से। ठीक। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में से कौन सा आभासी बल है। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में पहला क्वेश्चन बताया था कि आभासी जो बल होता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, और अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्व बल भी होता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, अपकेंद्रीय बल, ये मेरा आंसर होगा। आभासी बल को अपकेंद्रीय बल के नाम से भी जाना जाता है, और अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्व बल भी होता है। और मैंने बताया था अपकेंद्रीय बल होता क्या है। अपकेंद्रीय बल ये होता है कि वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को, जैसे कोई वृत्ताकार पथ है ये, ठीक है, और ये केंद्र है इसका, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो केंद्र से, ये केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का जड़त्व बल भी है, और इस बल को आभासी बल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं, कागज पर फैली स्याही को मसीचूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि स्याही वाष्पित हो जाती है, स्याही में श्यान बल होता है, या मसीचूस पत्र के रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है, या फिर गुरुत्व के कारण त्वरण पैदा होता है। अरे आपको पता होगा ये सब होता क्या, मसीचूस पत्र के रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ये जो है वो किसके कारण होता है, वो केशिकात्व के कारण होता है। ये जो सिद्धांत है वो केशिकात्व का सिद्धांत है, उसी पर यह आधारित है। आपने देखा होगा जब हम कभी कभी, आज तो खैर घरों में लाइट लग गई है, पहले हम घरों में मतलब दीपक जलाया करते थे मिट्टी के तेल का, तो उसके अंदर एक बाती डालते थे बड़ी सी, ठीक है, लंबी सी एक बाती बनाकर डालते थे और उसको हम जलाते, तो वो क्या करता था, धीमे जैसे समय गुजरता चलता वैसे उसका तेल कम होता था। क्यों, क्योंकि वो क्या करती थी, उसको ऊपर की ओर खींचती थी, मतलब चूसती थी उसको।
ठीक है ना। जो बत्ती जो होती थी उसको धीमे धीमे ऊपर ले जाती थी तेल को, वो जलने लगता था ऊपर। तो वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? वो केशकात्य के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तो केशकात्य का नियम क्या करता है? वो नीचे से उसको अवशोषित करते हुए ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि कागज पर फैली स्याही मसीचूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मसीचूस पत्र के रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है ना। ऐसे उसका ऐसे एक मैंने आपको दीपक का एग्जाम्पल दिया, तो वही चीज है ये भी। अच्छा, आगे बात करते हैं। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इधर किस लिए किया जाता है? ईंधन दहन के लिए, या प्रवाह को धारा रेखी बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए। देखो, स्नेहक तेल मतलब है क्या? ये स्नेहक एक ऐसा पदार्थ है जो दो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है। जो गतिशील सतह होती है उनके बीच लगाया जाता है, ताकि उनके बीच एक घर्षण कम हो सके, कम हो। मोटर वाहनों और विद्युत चालित उपकरणों में आंतरिक दहन, इंजन की सुरक्षा के लिए स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। ठीक है, ये एक स्नेहक एक ऐसा पदार्थ है, मैंने आपको बताया, कि जो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है। ठीक है, देखा होगा मोटर वगैरह गाड़ियों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। ठीक है, तो क्या अनुपात रखता है? एक से कम रखता है, या एक से अधिक रखता है, या एक के बराबर उससे अधिक रखता है, या एक के बराबर? देखिए होता क्या है, जब पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन में जो चालक होता है, जिसका गियर का अनुपात रखता है, वो एक से कम रखता है अनुपात, जिसका अर्थ है कि आप जानते होंगे कि इंजन संचरण के एक चक्र घूमने पर एक चक्र से कम घूमता है, और इंजनों को क्योंकि 500 चक्र मिनट घूमना चाहिए, अतः संचरण के प्रति मिनट चक्र इसके अधिक रहकर वाहन को चढ़ाई की अवस्था में गति दी जाती है, और यह गियर अनुपात एक से कम रखने पर संभव हो पाता है। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? एक से कम। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी है? क्षयकारी बल क्या होता है? क्षयकारी बल को हम घर्षण बल भी कहते हैं। घर्षण बल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और क्षयकारी बल को कहते हैं डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं। तो घर्षण बल को ही हम क्षयकारी बल भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि यह इंजन की गति को समान रखने में सहायता करता है। आंसर क्या होगा? पहला, ये इंजन की गति को समान रखने में सहायता करता है। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस की ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि बस का आयतन बढ़ जाता है, बस का भार बढ़ जाता है, या बस का संतुलन अस्थिर हो जाता है, यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। देखो होता है क्या है, क्योंकि यात्री जो होता है गणित के जड़त्व में होते हैं, और ब्रेक लगने पर उनके नीचे गिरने का खतरा रहता है। देखो डेक बेटा जैसे ब्रेक मारा तो आपने देखा होगा, कुछ लोग जैसे ड्राइवर की जो छत होती है ऊपर वाली पर बैठ जाते हैं, और जैसे ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो नीचे आ जाते हैं। तो इससे होता है क्या है, क्योंकि यात्री जो होते हैं गति के जड़त्व में होते हैं, और ब्रेक लगने पर उनके नीचे गिरने का खतरा होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण कितना होगा? वर्धमान होगा, ह्रासमान होगा, शून्य होगा, या अपरिवर्तित होगा? अच्छा, एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो। देखो, हमने वस्तु द्वारा माना कि t समय चला, माना कि हम इसको सॉल्व करते हैं, t समय उसने चला, और दूरी मानी मैंने कि s है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर
या दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये पता है आपको। तो s को मैंने दूरी माना है, t को समय माना है। t को क्या माना है? समय। एक मिनट, माना वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मैंने दूरी को मान लिया s और t मान लिया मैंने समय। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। या s मान लो, कुछ ही मान लो, मैंने मान लिया दूरी बराबर चाल मान ली b और ये t समय है। दूरी बराबर चाल गुणा समय मान लिया। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। अब उसने माना है कि वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो। मतलब जो d जो है, d प्रोपोर्शनल t स्क्वायर के है, मतलब समय के वर्ग के समानुपाती हो। और जब आप जानते हो जब समान मतलब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है, तो d बराबर हो गया kt स्क्वायर। ठीक है, और मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट मानी और ये इक्वेशन सेकंड मान ली। बात समझ भाई। दूरी बराबर चाल गुणा समय, b क्या है? चाल है, t समय। तो उसने ये बोला है कि वो इतनी दूरी तय करता है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती है। तो d प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो k आ जाएगा, तो d बराबर kt स्क्वायर k। ये हमने k क्या है? एक नेतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमने क्या किया कि d का मान समीकरण 1 से रख देते हैं हम। भाई d बराबर कितना है? bt के। तो bt बराबर समीकरण 1 से kt स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक t कट गया, एक t कैंसिल हो जाएगा यहां पे। तो देखिए इधर kt बराबर b आ गया। kt बराबर क्या आ गया? b। तो k बराबर यहां पे क्या निकल के आएगा? तो k बराबर निकल के आएगा v अपॉन t। k बराबर क्या आ गया? b अपॉन t। और v अपॉन t जो चाल बट्टे समय होता है वो त्वरण होता है, आप सबको पता होगा। अगर मैं देखूं, चूंकि चाल बराबर मतलब b अपॉन टी बराबर होता है a के, त्वरण के। a त्वरण है, b चाल है, t समय है, तो ये a के बराबर होता है। मतलब k बराबर क्या आएगा? a। k बराबर क्या आ गया? a। और k एक नेतांक है। k क्या है? एक नेतांक है और a त्वरण है। तो मतलब त्वरण क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। त्वरण क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी रहेगा। तो इसका त्वरण कैसा रहेगा? अपरिवर्तित। मतलब a की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? a बराबर क्या आ रहा है? k। और k क्या है? मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, नेतांक है जो अपरिवर्तित है। तो मेरा आंसर क्या होगा? जब कोई वस्तु इतनी दूरी तय करता है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो तो उसका त्वरण कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। मैंने इस बात को सिद्ध करके बता दिया है। तो आंसर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। देखो, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। अब एक बात हो, कितना देखो, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा या चल रहेगा, फर्श पर गिर जाएगा। तो देखिए होता क्या है, ये क्या होगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, गिर ही नहीं पाएगा। आपने देखा होगा बहुत लोग अंतरिक्ष में आ गए तो उड़ रहे हैं इससे ही। तो ये क्या करता रहेगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा और ये पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं जा पाएगा। ये बिल्कुल बात सही है। बहुत लोग अंतरिक्ष में रह जाते हैं, वहीं घूमते रहते हैं, घूमते रहे संचरण करते रहते हैं। तो वही चीज है, उपग्रह की गति का ही अनुसरण करता रहेगा, वो कभी भी पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान, ठीक है, होता क्या है? कण का द्रव्यमान वेग में बढ़ोतरी के साथ, या ये कह सकते हैं कि एक प्रेक्षक के वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा इसका? ए। आपेक्षिक के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? ठीक है, वो प्रकाश का वेग एक समान रहता है। क्या रहता है? प्रकाश का वेग एक समान रहता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? ठीक है, देखो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पिंड का भार, अगर पिंड का भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और द्रव का उत्पेक्ष जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? क्या क्या कार्य करता है? उत्क्षेप और भार, ये दोनों कार्य करते हैं। मैंने बोला पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा और द्रव का उत्क्षेप जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर करता है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होंगे, उत्क्षेप भी होगा और भार भी होगा। भाई एक बात, जब पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और द्रव का जो उत्क्षेप होता है और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। दोनों कार्य करते हैं, भार और उत्क्षेप। अगला क्वेश्चन क्या है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गजब, क्या बात है भाई। बॉल पेन में जो होता है, भाई बॉल पेन में गाढ़ी स्याही भरी होती है, एक अधिक श्यानता वाली गाढ़ी स्याही भरी होती है और यह स्याही एक छोटे से वॉल के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है और लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है और तब यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है। भाई आपने देखा होगा जब पेन की नुक होती है उसमें छोटी सी बॉल लगी होती है, हल्की सी, एक बहुत छोटी सी बॉल, जब निकल जाती है पूरा बेकार हो जाता है। भाई कभी देखा होगा तो मैं एक सरमा निकालना, रिफिल निकालना, उस रिफिल पे देखना उसकी जो नुक होती है उसमें छोटी सी बॉल लगी होती है, अगर वो बॉल निकल जाए तो इंक फैलने लगती है। तो इंक लगी उस पर जो लगी होती है बॉल, उसका कारण क्या है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, तो बॉल पेन में एक अधिक श्यानता वाली गाढ़ी स्याही भरी होती है और यह स्याही एक छोटे से बॉल मतलब गेंद लगी होती है के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है, मतलब धीमे धीमे निकलती है उसी से और उसी से काम होने लगता है। और जब लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है तो यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्व बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। तो कौन से बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण। इधर किसी को पता होगा तो बस ये पता होना चाहिए बल कौन सा होना चाहिए। बल कौन सा होना चाहिए? गुरुत्व बल होना चाहिए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? मैंने भी एग्जाम्पल दिया था आपको, क्वेश्चन बताया था। तो वो कौन से के कारण? केशकात्व के कारण, केशकीय घटना के कारण कि रुई की बत्ती में बनी असंख्य केश नलियों में केशकात्व के कारण तेल चढ़ता जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को ये। तो किसके कारण? केशकात्व के कारण। और भी आपने एग्जाम्पल देखे होंगे बहुत सारे, मैंने आपको बताया था अभी, वो भी एग्जाम्पल दिया था इससे पहले जो दिया था, तो है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? तो आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जा सकता है और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट। आर्द्रता को इंग्लिश में कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट। इस यंत्र को साइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? साइक्रोमीटर भी कहते हैं। हाइग्रोमीटर किस नाम से भी जानते हैं? साइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक दाबमापी को एक बेल जार में रखा गया, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? ठीक है ना। तो पारे का स्तर बढ़ने लगता है या पारे का स्तर घटने लगता है। ठीक है, तो पारे का स्तर अपरिवर्तित रहता है या बेल जार फट जाता है? पारे का स्तर घटने लगता है। ऑप्शन बी मेरा आंसर क्या आएगा? पारे का स्तर घटने लगता है। ठीक है ना, यानी उस मतलब यदि वायु को धीरे धीरे निकालेंगे अथवा वायु का दबाव कम करेंगे तो पारे का स्तर घटने लगेगा। ओके।
अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पवन की गति की मापने वाली उपकरण, भाई पवन की गति की मापने वाली उपकरण क्या कहलाती है? उसे कहते हैं एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं उसे? एनीमोमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एनीमोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीमोमीटर कहलाता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं जी। देखिए, एनीमोमीटर के क्या मापने के काम आता है? पवन की गति, पवन का वेग, है ना? आंसर यही तो होगा, पवन का वेग। एनीमोमीटर क्या काम नापने का आता है? पवन का वेग। अभी बताया था आपको, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन बात करते हैं। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण, उसे कहते हैं हम लैक्टोमीटर। उसे क्या कहते हैं हम? लैक्टोमीटर। ठीक है, इसी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और इससे एक और भी है, इसे ध्रुवण मापी की सहायता से ध्रुवित प्रकाश के कारण उत्पन्न ध्रुवण कोण को मापा जाता है। मेरी बात सुन रहे हो? जब ध्रुवण मापी की सहायता से ध्रुवित प्रकाश के कारण उत्पन्न ध्रुवण कोण को भी मापा जाता है। अच्छा, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से ही मापी जाती है। अभी मैंने बताया, दूध की सघनता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। और शुद्धता भी मतलब यही है, क्या? लैक्टोमीटर है। तो सापेक्ष गुरुत्व निम्न से किसका अनुपात है? देखिए इधर, ये जो है पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, इसके अनुपात के बराबर होता है सापेक्ष गुरुत्व। याद रखना, सापेक्ष गुरुत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व अपॉन जल का घनत्व। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती? निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती? वो होती है विकृति। क्यों? क्योंकि विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ये होता है विकृति, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि विमाहीन राशि है, ठीक है। कैसी राशि है? विमाहीन। इसका जो विमीय सूत्र होता है m0 l0 t0, ठीक है। मैं एक वीडियो आपको बीमा पर रिलेटेड डालूंगा क्योंकि एक बीमा हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। इसकी कोई बीमा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की जो परिभाषा दी थी वो न्यूटन ने दी थी। किसने? न्यूटन ने, ठीक है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मतलब हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजक न्यूटन द्वारा दी गई थी। आइजक न्यूटन द्वारा दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन किस केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? देखो, गुरुत्वाकर्षण भी और द्रव्यमान भी, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हो भी चुके हैं। आंसर होगा मेरा सी। देखिए इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष पर, एक मीनार के कोई शीर्ष है ये, एक शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए है और एक बी है।
ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है, उसी समय बी गोलक को, ये बेतेज लिखा हुआ है, क्षैतिज होगा, यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पे होगा क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज रूप से समस्तर फेंकता है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है कि दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, या गोलक ए भूमि पर पहले पहुंचेगा, या गोलक बी भूमि पर पहले पहुंचेगा, या कोई गोलक की संहतिया नहीं दी गई है। ठीक है ना, तो इसको हम देखें, एक मिनट। हाँ, तो ये पहले जब बेतेज नहीं है क्षैतिज, इसको सही कर लीजिएगा। देखो है क्या, जब दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को एक ही समय पर, जब एक ही समय एक ही ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय में पृथ्वी पर पहुंचेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से आपको पता होगा F बराबर जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर है, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। F क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम है, G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और M कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, और स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान है, और r पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, समीकरण 1 मान लिया। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर F गुरुत्वाकर्षण बल, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जी m पृथ्वी का द्रव्यमान है, और स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान है, और r पृथ्वी की त्रिज्या है। और न्यूटन के गति संबंधी नियम से आपको पता होगा F बराबर ma होता है, m वस्तु का द्रव्यमान और a क्या है, आपका त्वरण है। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से दोनों को बराबर रख दें, तो ma बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो m से m तो कट गया, ठीक है ना। तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आ गया कैपिटल G m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल कार्य करता है। भाई आपको पता होगा D बराबर क्या होता है, स्मॉल m अपॉन बी। V आयतन है, D घनत्व है ना, और m द्रव्यमान है, और उत्प्लावन बल बराबर होता है क्या है, B m अपॉन बी जी। तो B से B कट गया, mg होता है, जो कि भार होता है। ये क्या होता है, भार। तो लकड़ी के भार के बराबर होता है। देखिए इधर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया लकड़ी के भार के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, उत्प्लावन बल बराबर होता है B इंटू एम अपॉन बी इंटू जी। बी से भी कैंसिल हो गया। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, एक जग में ऊपर किनारे तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब क्या होता है।
तब जल का स्तर अपरिवर्तित हो रहता है, क्योंकि तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा स्वयं के वजन के बराबर जल को हटा देता है। जितना बर्फ का टुकड़ा जितना जगह लेगा उतने ही जल को वो हटा देता है, जिससे टुकड़े के पिघलने के बाद उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जल का स्तर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, उसका कारण है अपकेंद्री बल। ठीक है, वॉशिंग मशीन देखा होगा आपने, जो कार्य करती है वो किस पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल है ना भाई। स्कीमिंग वह प्रक्रिया है जिसमें क्रीम दूध से अलग हो जाती है, इस प्रक्रिया में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आपने अगले क्वेश्चन क्या करा? दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के कारण, ये भी क्या है? अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसकी? जड़त्व की। ये ध्यान रखना, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसकी? जड़त्व की। भाई न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार आपको पता हो, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार आपको पता होगा, पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उस गति में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। भैया आपको पता होगा, इस नियम के क्या कंडीशन है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाला जेट विमान, अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है और प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक के द्वारा देखे जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? ठीक है, तो वो कैसा होगा? वो आपका परवलय होगा। क्या होगा? वो परवलय होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं, किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है और वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। तो दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसको देखें, हम अगर जो नियम है उन नियमों के अनुसार देखें, हमने पत्थर का प्रारंभिक वेग u मान लिया जो ऊपर की ओर फेंका जाता है, और s मान ली ऊंचाई। s क्या है? ऊंचाई। u क्या है? वेग है। ठीक है, तो आपको पता होगा नियम के अनुसार b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो अगर वेग 0 है तो ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस, हमने a को ले लिया g, तो माइनस का g, ठीक है, गुरुत्व त्वरण माइनस का 2gs, तो u स्क्वायर बराबर ये 2gs हो गया। ठीक है ना। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली यहाँ पे। अब v स्क्वायर बराबर 2, अगर u बराबर 0 हो गया, ठीक है, जब पत्थर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे गिरता है तो u क्या हो जाता है? हमारा 0 हो जाता है। तो जब u बराबर 0 हो जाएगा, इसके आगे चलते हैं, अब थोड़ा देखिएगा भाई। u स्क्वायर बराबर क्या था आपका? 2gs। और मैंने आपको बोला है कि जब यदि पत्थर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे गिरता है तो u 0 हो जाता है। u क्या हो जाता है? 0। तो 0 बराबर 2gs। तो अंतिम वेग जो होगा वो b स्क्वायर बराबर 2gs के होगा। ये मेरा समीकरण 1 था।
और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण एक बार समीकरण 2 से तो दोनों बराबर रख देंगे तो यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर के होगा। ठीक है, तो यू बराबर क्या हो गया, बी के हो जाएगा। तो मतलब दोनों का अनुपात क्या है यहाँ पे 1:1 में होगा। तो u अपॉन बी बराबर 1:1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रारंभिक u से नीचे की ओर फेंका जाता है तो दोनों पत्थर एक ही वेग से जमीन से टकराएंगे, तो अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका कारण है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कारण होता है स्थानांतरीय और घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अधिक द्रव्यमान बालीय क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होगी? अधिक बल की या कम बल की या समान बल की या अपरिमित बल की? तो हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? भाई कैंटिलीवर बीम जो होता है, ठीक है, बोझ को केवल एक सिरे से ही सहारा देती है और पुलों के निर्माण में कैंटिलीवर बीमों का प्रयोग बहुत अत्यधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पुल के लिए उदाहरण है ये। साधारण मशीन क्या है? साधारण मशीन उन सभी युक्तियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करना होता है। जब इस पर बल लगाया जाता है तो यांत्रिक कार्य होता है तथा एक नियत दूरी तक किसी पिंड का विस्थापन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुप्रयुक्त बल की दिशा में कोई बदल नहीं सकती। चावल पकाना कठिन होता है। चावल पकाना कठिन क्यों होता है? कब को कठिन होगा? पर्वत के शिखर पर। यह आपने एग्जाम बहुत पढ़ा होगा 10th क्लास में। एक बात ध्यान रखना कि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडल दाब घटने लगता है और पर्वत के शिखर पर उस तल की अपेक्षा वायु दाब कम होता है और वायु दाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक घट जाता है तथा वह 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर उबलने लगता है और कम तापमान पर ही जल के उबलने के कारण उसमें पके चावल को कम ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे यह पूर्णतः पक नहीं पाता। ठीक है ना। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता, भी एग्जाम्पल दिया था। पहाड़ों पर वायुदाब क्या होता है, कम होने की वजह से वह मतलब चावल में पक नहीं पाता है। प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है। क्यों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर इसलिए घटा देता है क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी वजह से उस पर हमें कम समय लगता है। भाई आपने देखा होगा कमरे के सामान्य ताप एवं वायु दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना हो जाता है और प्रेशर कुकर के भीतर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। फलतः अधिक ऊष्मा के कारण प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी से पक जाता है। भाई आप मतलब जो हमारे घर में जो रूम का टेम्परेचर होता है जस्ट उसका डबल टेम्परेचर हो जाता है कुकर का, और इस वजह से ही उसका जो हमारा टाइम कम लगता है उससे। भाई कमरे का सामान्य ताप एवं वायु दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना हो जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि, अरे अभी बताया तो था। ठीक है, क्योंकि होता क्या है इसमें, क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इस वजह से जल्दी पक जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? अवधि कितनी होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपकरण की अवधि कितनी होती है?
तुल्यकालिक उपकरण की अवधि कितनी होती है? वो होती है 24 घंटे की होती है। कितनी होती है? 24 घंटे की। भाई आपको बताओ, पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है क्या? तुल्यकालिक उपग्रह। तथा इस परिक्रमण की अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि अर्थात 24 घंटे के समान ही होती है। किसी तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया 35,786। प्रश्न लगभग पूछा है तो मैं आंसर क्या दे दूंगा? 36,000 किलोमीटर। लेकिन होती क्या? 35,786 किलोमीटर। लेकिन लगभग पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 36,000। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण। वो होता है आसंजक बल का अभाव। अब ये आसंजक बल क्या है? भाई आपको मैं बताऊं कि पानी की बूंदें तथा तेलीय पृष्ठ के अणुओं के आसंजक बल के मान की अपेक्षा पानी के अणुओं के मध्य ससंजक बल से कम होता है और आसंजक बल के अभाव में पानी की बूंदें तेलीय पृष्ठ से नहीं चिपकती। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? वही है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? भाई जब हमने देखो शेविंग बनाते होंगे, पानी में डाल दे चिपक जाते हैं, तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि पानी के अणुओं के बीच ससंजक बल कार्य करता है। क्या होता है? पानी के अणुओं के बीच ससंजक बल कार्य करता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाउंटेन पेन पृष्ठ तनाव पर कार्य। एक मिनट, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन वही बताया था, एग्जाम्पल बॉल पेन जो बताया था, बॉल लगी होती है, तो वो केशिका क्रिया पर कार्य करता है। कौन सी क्रिया पर? केशिका क्रिया पर। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कारण होता है? वो पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा की बूंदें तथा पारे के कण गोलाकार होते हैं। पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? ससंजक बल के कारण। पृष्ठ तनाव किसके कारण? अगला क्वेश्चन ये है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। ये बताया था किस कारण? अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब देखा होगा घड़ी सरफ वगैरह हम जो भी सरफ डालते हैं डिटर्जेंट पाउडर, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा वो क्या होती है? वो कहलाती है स्थिति ऊर्जा। भाई स्थिति ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा भी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई में फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे। कहाँ? बाहर की ओर फैला दे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किसी शहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? ठीक है, ये जो होता है वो आघूर्ण का सिद्धांत होता है। किसका? आघूर्ण। क्योंकि शहतीर का संतुलन
इसके दोनों किनारों के बल आघूर्ण के बराबर होता है। और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? टॉ इंटू डी। साइकिल चालक को वर्तुल गति से झुकना चाहिए। वर्तुल गति में झुकना चाहिए। देखा होगा इस तरह साइकिल चला जाओ तो झुक जाता, नहीं झुक जाता इस तरीके से। क्यों? क्योंकि केंद्र की तरफ तिरछे, केंद्र से की तरफ तिरछे, सॉरी, केंद्र की तरफ तिरछे, तिरछे झुकना चाहिए, केंद्र की तरफ तिरछे झुकना चाहिए। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ पर पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता, उसका एक समान क्या होता है? एक समान चाल। क्या? एक समान चाल। क्या समान है? चाल समान है। अगला क्वेश्चन क्या है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान चाल परवर्ती वेग। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चल रहा होता हो तो उसका वेग हर बिंदु पर बदलता रहेगा, क्योंकि वेग की दिशा बदलती रहेगी। ठीक है भाई, सपोज करो चक्कर लगा रहा है, देखो चाल बदलती रहेगी और वेग भी उसका बदलता रहेगा, परवर्ती वेग रहेगा और समान चाल रहेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में किस रूप में होता है? ठीक है, एक दूसरे के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सर्जन किया जा सकता है ना विनाश? तो वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि ये द्रव को ना तो सर्जन किया जा सकता और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इस नियम को एंटोनी लेवासिए ने वर्ष, क्या नाम है इसका? एंटोनी लेवासिए ने वर्ष 1789 में प्रतिपादित किया था। ये कभी क्वेश्चन पूछा किसने प्रतिपादित किया था? तो एंटोनी लेवासिए ने 1789 में। कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? ये पूछ ले तुमसे, कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं है, बाकी सब है। न्यूटन मीटर भी है, जूल भी है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग की इकाई है। ये इकाई किसकी है? संवेग की इकाई है। ठीक है, बाकी सब है। ये वाट सेकंड भी है ऊर्जा की, बट ये जो है वो संवेग की इकाई है। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? वो है आपका पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये नहीं है। क्यों? क्योंकि तल पर जो दाब होता है P बराबर HdG होता है। HdG होता है। H द्रव स्तंभ की ऊंचाई है, D द्रव का घनत्व है और G गुरुत्व त्वरण है। और P क्या है? तल पर दाब। तल पर दाब। और H क्या है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई, D घनत्व और G गुरुत्व त्वरण। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई हैं? तो मैं बताऊं, रेलगाड़ी के भार के क्षेत्रीय घटक से आवश्यक अवकेंद्रीय बल पर प्राप्त किया जा सकता है। तो किस पर? अवकेंद्रीय बल पर। ठीक है ना, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एक बार किसके बराबर होता है? यार किसी को पता है? एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। पीए होता है पास्कल।
सी हमारा आंसर होगा 10⁵ पास्कल। ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? पास्कल नियम का उपयोग किया जाता है। भाई क्यों? क्योंकि जो जल चालित मशीनें होती हैं, हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं, उच्च दाब के जल के माध्यम से बड़ी ही मंद गति से चलती हैं और मंद गति से चलने के कारण इनकी चाल पर बड़ी सरलता से सही नियंत्रण रखा जा सकता है और सभी द्रव चालित यंत्रों का सिद्धांत एक है और वह पास्कल का नियम है। हाइड्रोलिक प्रेस एवं अन्य जल चालित मशीनें इसी सिद्धांत पर, मतलब जितनी भी जल चालित मशीनें हैं वो पास्कल नियम पर ही आधारित हैं। ठीक है ना। जल चालित मशीनें। द्रव चालित, द्रव चालित, ये गलत लिख गया थोड़ा, द्रव चालित है यहाँ पे, इसको हटा दीजिएगा। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? वही है पास्कल नियम सिद्धांत पर। मैंने क्या बताया? जितनी भी जल चालित मशीनें सब पास्कल नियम पर आधारित हैं। एक गतिमान न्यूटन एक स्थिर अल्फा कण के साथ टकराता है। न्यूटन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है। देखिए इधर ये क्या होता है, 1/4 होता है या जितना भी होता है, हम अभी आपको समझाते हैं। अल्फा कण से गतिमान न्यूटन की टक्कर में ऊर्जा अल्फा कोण प्राप्त होती है। ठीक है। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की ऊर्जा की बात करूं, En है इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा और ये बराबर होता है E1/n², क्योंकि मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 ले लें, n बराबर 1 या 2 3 4, ये nवीं कक्षा हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो E1 क्या है? प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। E1 का मतलब क्या है? प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है ना। E1। अब मैं n बराबर 4 रखता हूं तो देखिए इधर E4 बराबर होगा E1/4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 1 रखे देखें, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। अगर मैं 5 रखूं यहां पे तो E1/25, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैंने दोनों समीकरणों का आपस में क्या कर दिया? भाग। फर्स्ट में सेकंड का भाग दे दिया तो E4/E5 बराबर क्या आ जाएगा? 25/16। ठीक है ना। पर अब इसने पूछा है कि E5/E4, उल्टा रिवर्स कर दें, इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले आए तो 16/25 ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? शून्य से कम होती है। संपूर्ण ऊर्जा शून्य से भी कम होती है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा बराबर K बराबर होता है 12 mv²। m द्रव्यमान, b वेग, तो v बराबर क्या आ जाएगा मेरा? इसको इधर ले जाए तो 2K/m, तो अंडरवुड में आ गया, b की वैल्यू आ गई। और आप सबको पता है कि ये तो K था, गतिज ऊर्जा। K क्या है? गतिज ऊर्जा है भाई। K है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv² होता तो b बराबर क्या हो गया? 2K/m। और आपको ये पता होगा P संवेग,
संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mb। P बराबर क्या होता है mb। तो जो P बराबर mb है तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू उठा के रख दूंगा, तो 2k अंडर रूट में अपॉन m, 2k अपॉन m। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा रफ कर दें, हमें स्पेस कम मिल रहा है यहाँ, एंड इतना इसको रफ कर देते हैं जिसको आपको समझा दें। और देखिए, तो अब m इसने p बराबर जो निकला m को, ये m है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ अंडर रूट m, और अंडर रूट m को लिख सकता हूँ क्योंकि अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m आएगा, और इसको लिख सकता हूँ 2k अंडर रूट अपॉन अंडर रूट m। अब ये यहाँ पे कैंसिल हो गया मेरा, अंडर रूट m से अंडर रूट m कैंसिल हो गया, तो जो p बराबर वैल्यू आएगी अंडर रूट 2km। p क्या है, संवेग बताया था मैंने, और k काइनेटिक एनर्जी, और m वस्तु का द्रव्यमान। तो p बराबर अंडर रूट 2km, ये जो बराबर हो जाएगा, तो p बराबर मैं कह सकता हूं p प्रोपोर्शनल अंडर रूट m। अंडर रूट m मतलब अल्फा कोण का द्रव्यमान अधिकतम होता है और अल्फा कोण का संवेग अधिक होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, अल्फा कण, डी मेरा आंसर होगा। भाई मैंने आपको बताया k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर, m द्रव्यमान, b तुम्हारा वेग हो गया, तो b बराबर अंडर रूट 2k अपॉन बी। तो p बराबर mb होता है, p क्या है संवेग, m क्या है द्रव्यमान, b वेग हो गया। तो मैंने b की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, और जब उठा के रखे इसको सिंप्लीफाई करने पर p बराबर अंडर रूट 2km आ गया। तो अंडर रूट 2km को मैं लिख सकता हूँ p प्रोपोर्शनल अंडर रूट m, तो अल्फा कोण बनाता है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत पर से संबंधित है, बी मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन बात करते हैं, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। तो देखिए इधर ये क्या है, अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का अनुपात है। ये इतना याद होना चाहिए, दृढ़तांक जो होता है अपरूपण प्रतिबल का अनुपात किसके साथ है, अपरूपण विकृति। भाई अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थांक गुणांक कहते हैं। यह विकृति, देखो मैं बताऊं आपको, प्रत्यास्था गुणांक ई कहते हैं इसको, कैपिटल ई, और ये बराबर होता है अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल अपॉन विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थांक का गुणांक कहते हैं, ठीक है। यह विकृति लंबाई में हुई है, तो प्रत्यास्थांक का गुणांक को यंग मापांक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक को यंग मापांक भी कहते हैं, यंग मॉड्यूलस, इसको यंग मॉड्यूलस भी कहा जाता है। और अपरूपण विकृति के लिए इस गुणांक को दृढ़ता गुणांक भी कहा जाता है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी, इसको एक और नाम से जानते हैं, मॉड्यूलस रिगिडिटी ऑफ रिगिडिटी, मतलब इसको दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, प्रत्यास्था गुणांक ई बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। प्रत्यास्था गुणांक को यंग मॉड्यूलस, यंग मापांक भी कहते हैं, और
तथा अपरूपण की विकृति के लिए इस गुणांक को मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी भी कहा जाता है, मतलब कि दृढ़ता गुणांक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है ना, अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। अपरूपण के लिए किया जाए तो दृढ़ता गुणांक कहा जाता है, और ठीक है, और इसको प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं, और इसको यंग मापांक भी कहते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है तो जमीन पर खड़े प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचा हुआ पत्थर किसी प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। अब मतलब कैसा दिखाई देगा उसे? परवलयकार, परवलय पथ दिखाई देगा, पैराबोलिक पथ। कैसा दिखाई देगा? कैसा प्रतीत होगा? पैराबोलिक दिखाई देगा, पथ जो दिखाई देगा पैराबोलिक। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। कैसा होता है? वो शून्य होता है। ठीक है ना, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षण ही मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में, ये गलत लिख गया, यहाँ ब्लॉक लिखिएगा, ब्लॉक में धंस जाती है तो इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? केवल संवेग सुरक्षित है। कौन सी? केवल संवेग सुरक्षित है। भाई, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आपको पता हो कि किसी निकाय का प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग सदैव समान रहता है, अतः केवल संवेग ही सुरक्षित रहता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर की गति, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले अधिकतम होगी, मतलब भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत पर लागू होता है? अभी बताया था आपको, संवेग का संरक्षण, सी। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, रेखीय संवेग। भाई, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखिक संवेग। अगले क्वेश्चन बात करें। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि बताइए कौन सी है? अरे यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है? ऊर्जा। भाई, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। भाई, इसमें क्या होता है? अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि में क्या है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो इसमें ऊर्जा है। ठीक है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने के लिए उसकी समय अवधि कितनी होती है? तो समय अवधि क्या रहती है? बढ़ेगी उसकी, क्योंकि आपको पता है पेंडुलम का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी, क्योंकि टी बराबर होता है 2π√L/g। ठीक है, एल स्थिर है और जी का मान घट रहा है, तो आवर्तकाल बढ़ेगा। भाई, टी क्या है? आवर्तकाल। एल क्या है? लंबाई स्थिर रहेगी, और जी का मान घटता रहेगा, तो आवर्तकाल बढ़ेगा। टी क्या है? आवर्तकाल। ये पढ़ा होगा इंटर में आप लोगों ने। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करें। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्व द्वारा। अगले क्वेश्चन बात करें हम। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है, वो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। भाई, आपने देखा होगा कि एक बेल वायरिंग जो एक यंत्र होता है, इसे प्रयोग में आने वाले घुमावदार घटक है जो कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। ठीक है, गति घर्षण को इस घर्षण में, बेलन घर्षण में। ठीक है ना। अच्छा, तो प्लीज़ हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन देखते रहिएगा और समझिएगा उसको, और बेसिक क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। अगली हमारी जो वीडियो होगी वो बीमाओं पर होगी, जो बीमाएँ बताते हैं, ऊर्जा की बीमा क्या है, संवेग की क्या है, तो उसमें से एक क्वेश्चन 100% आना होता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लाइक करेंगे मैं भी उतना ही जुड़ा रहूँगा आप लोगों के साथ। ओके बाय बाय, सी यू, ठीक है ना।